हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करते हैं हमारी जो MS1 है उसके यूनिट 13 में नेक्स्ट डिजीज़ की। तो यूनिट 13 हमारी स्टार्ट ही हुई है अभी। तो यूनिट 13 जो है उसमें हमारा है आइज डिसऑर्डर एंड इट्स मैनेजमेंट। तो भाई इसमें आँख को लेकर के जितनी भी हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं वो सारी की सारी इसके अंदर दी गई हैं। तो सबसे पहले इसमें डायग्राम दिया हुआ है, तो डायग्राम को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। तो डायग्राम में जो भी हमारी जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी जो दी गई हैं, वो सारे के सारे जो ऑर्गन्स हैं, पहले वो जैसे कि एनाटॉमी में आपने किया ही होगा फर्स्ट ईयर के अंदर, तो वही सब कुछ इसके अंदर है। जैसे कि कंजक्टिवा है, ओरा है, सिलरी वाडी है, एक्वेमसस हैमर है, इरिश है। ठीक है, तो ये हमारा कोर्निया, प्यूपल, लेंस वगैरह जो भी सारे के सारे हमारे ऑर्गन्स है ये यहाँ पर हमारे पाए जाते हैं। कंजक्टिवा होती है साइड के अंदर, और जितना भी हमारा रेक्टस होते हैं या फिर हमारी वेन होती हैं, आर्टरी होती हैं या फिर हमारी ऑप्टिकल नर्व होती हैं। ठीक है, मैकुलर, रेटिना, कोरोइड, सक्लेरा, तो ये सारे के सारे जो हैं ये हमारे पार्ट्स होते हैं आइज़ के। तो ये सारे तो हमने एनाटॉमी में फर्स्ट ईयर में हम कर चुके हैं। अब हम जानेंगे कि भाई हमारी आइज़ के अंदर इन पार्ट के अंदर किसी भी तरीके की अबनॉर्मलिटी, किसी भी तरीके की दिक्कत हो जाती है तो कौन सी प्रॉब्लम हमें होती है और उन डिसऑर्डर या डिजीज़ के नाम क्या क्या हैं। तो भाई इसमें इसके अंदर हमारी जो भी दी गई है 13 यूनिट के अंदर जो आइज़ डिसऑर्डर है इसके अंदर हमारा सबसे पहले जैसे कि ग्लूकोमा है। ठीक है, कैटरैक्ट इसमें दिया गया है, रेटिनल डी अटैचमेंट है। ठीक है, कैरेटिट्स इसमें अंदर दिया गया है, कंजक्टिविटीज़ दी गई है इसमें, बैल्बिटिट्स दी गई है इसके अंदर, और इसमें कैलाजोन यानी कि हाइड्रोलम स्टेल्स जो हम बोलते हैं, और वही यूवेटिट्स यानी कि यूवल स्ट्रेक्स डिसऑर्डर हमारे जो होते हैं, रेफ्रेक्टिव एरर जो हमारे होते हैं, रेफ्रेक्टिव एरर आ जाते हैं, डायबिटिक रेटिनोलोपैथी आ जाती है इसमें, ब्लाइंडनेस हमारी आ जाएगी, NPCB आ जाएगा, और आइज बैंकिंग और नर्सिंग इंटरवेंशन ऑफ आइज डिसऑर्डर। ठीक है, तो इसके अंदर हमारी ये सारी के सारे जो टॉपिक हमारे दिए गए हैं सारे के सारे की डिटेल्स हम इसके अंदर जानेंगे, और इसकी मैनेजमेंट है, कोज मैकेनिज्म, इसकी मैनेजमेंट या इसकी नर्सिंग मैनेजमेंट, वो सारी की सारी डिटेल्स में हम इसके जो 13 यूनिट हमारी है उसके अंदर सारी की सारी करेंगे आइज़ की। ठीक है, तो हमारी जो सबसे पहली जो इसके अंदर डिजीज़ है वो है ग्लूकोमा। तो अभी हम इसमें ग्लूकोमा के बारे में आगे करेंगे, तो देखते हैं इसमें आगे हम। तो वही अब हम देखेंगे इसमें जो हमारी डिजीज़ है ग्लूकोमा। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला जो डिसऑर्डर आता है इसमें आइज़ में, तो हमारा ग्लूकोमा होता है। तो ग्लूकोमा के अंदर इन्होंने बताया है इंट्रोडक्शंस के अंदर कि ग्लूकोमा इज़ नॉट ए डिजीज़ बट ए कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डिजीज मार्क्ड बाय लॉस ऑफ द फाइबर विद इन नर्व दैट कनेक्ट द आइज टू द ब्रेन। तो इन्होंने बताया है कि ग्लूकोमा कोई बीमारी नहीं होती, ये कलेक्शन से डिफरेंट बीमारियों का एक गुच्छा मान लो, एक डिफरेंट कलेक्शन मान लो कि अलग अलग बीमारियों का इकट्ठा हो जाना है, अलग अलग बीमारियों का एक कलेक्शन है हमारा, जिसमें किस चीज़ का लॉस होता है, जिसमें जो फाइबर होती है ना, उसमें फाइबर का नुकसान होने की वजह से हमारा जो नर्व होती हैं वो, जैसे कि आइज से ब्रेन तक जाने वाली जो नर्व होती हैं उनके अंदर दिक्कत आ जाती है। ठीक है, तो ग्लूकोमा जो है वो कोई बीमारी नहीं होती है, बहुत सारी बीमारियों का एक कलेक्शन होता है जिसके अंदर उस फाइबर के अंदर की दिक्कत हो जाती है, उस फाइबर के अंदर हानि हो जाती है, वो फाइबर डैमेज हो जाती है जो कि हमारी आइज और ब्रेन को एक साथ जोड़ती है। ठीक है, तो इसमें इन्होंने बताया गया है जैसे कि इसमें जब हमारा जो ओकुलर, जब हमारा ड्रेन्स होता है, ड्रेन्स क्या होता है हमारा, यानी कि जो इसमें से जो फ्लूइड होता है, जब ओकुलर जो मैस वर्क जब हम जिसको बोलते हैं, यानी कि विद इन द आइज बिकम ऑफ द साइलेंटली ब्लॉक, तो हमारी आंखों से जो ड्रेन्स होता है यानी कि जो स्त्राव होता है, कोई हैमर्स है या और फ्लूइड है, तो जब उनका किसी भी प्रकार का स्त्राव हमारा होता है तो हमारी आँख, तो ये जो हमारी आइज़ होती है उसमें ब्लॉकेज आ जाती है। तो उसको जब हम रोकते हैं यानी कि फ्लूइड को प्रिवेंट किया जाता है, एक्वेमसस हैमर जो होता है, अगर उस ड्रेन्स को प्रॉपरली जब हम रोकते हैं, तो व्हेन फ्लूइड कैन नॉट ड्रेन प्रॉपरली, तो वो जो फ्लूइड है वो जो प्रॉपर है वो नहीं रुक सकता है, प्रेशर राइज अप, तो उसमें क्या हो जाता है, प्रेशर जो है बढ़ जाता है। तो ये जो प्रेशर होता है ये इंट्रासेलुलर प्रेशर बोला जाता है। ठीक है, और हायर IOP कैन डैमेज ऑन द ऑप्टिक नर्व, और जो हमारा इंट्रा ओकुलर प्रेशर होता है वो हमारी ऑप्टिक नर्व को डैमेज कर देता है। ठीक है, तो ये हमारे ऑप्टिक नर्व को डैमेज करेगा, और नॉर्मल IOP क्यों होता है हमारा 10 से 21 mmHg। तो डायग्राम के अंदर हम देखेंगे ये हमारी ऑप्टिक नर्व यहाँ पर होती है, डैमेज हुई हुई दिखाई दे रही है यहाँ पे, और जो प्रेशर है इनसाइड आइज ये हमारा जो एक्वेसस हैमर्स है यानी कि जो फ्लूइड है उसका जो है ये ज़्यादा हमारा बढ़ रहा है यहाँ पे। तो जब ये ज़्यादा बढ़ता है तो ऑप्टिक नर्व के ऊपर प्रेशर आ जाता है और ऑप्टिक नर्व जो है वो डैमेज हो जाती है हमारी, तो इसकी वजह से ही हमारी सारी दिक्कत फिर स्टार्ट होती है। ठीक है, तो इसमें हमारी जो डेफिनेशन है, ग्लूकोमा इंक्लूड ए ग्रुप ऑफ ओकुलर डिसऑर्डर कैरेक्टरिस्टिक बाय द इंक्रीज ऑफ इंट्रा ओकुलर प्रेशर, ऑप्टिक नर्व एट्रोपी, विजुअल फील्ड लॉस। तो डेफिनेशन के अंदर इन्होंने बताया है कि ग्लूकोमा के अंदर जो है वो हमारा एक ग्रुप होता है बीमारी का। ग्लूकोमा क्या है, जैसे कि पहले ऊपर बताया गया है, इन्होंने यहाँ पर ऊपर बताया है कि ग्लूकोमा जो है उसके अंदर एक ग्रुप शामिल होता है डिसऑर्डर का, जिसकी विशेषता क्या होती है, इंट्रा ओकुलर प्रेशर बढ़ जाने की वजह से क्या हो जाता है, ऑप्टिक नर्व के अंदर दिक्कत आ जाती है और हानि होती है हमारे विजुअल फील्ड लॉस की, यानी कि दिखाई देना कम हो जाता है और ऑप्टिक नर्व जो है वो हमारी प्रेशर में आ जाती है। ठीक है, तो ये हमारी इसके अंदर डेफिनेशन रहती है, और इटियोलॉजी के अंदर हमारा इसके
आ जाता है। एटियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर कौन कौन से होते हैं? एज फैक्टर होते हैं, अगर ये प्रॉब्लम हमारी हो जाती है और 40 साल की एज अगर आपकी है, ठीक है। हाइपरटेंशन, अगर बीपी आपका बहुत ज़्यादा रहता है। फैमिली हिस्ट्री या परिवार में अगर इस तरीके की चीज़ किसी को है। डायबिटिक मेल्टस, अगर शुगर लेवल आपका बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है। ड्रग्स यानी कि दवाइयाँ लेते हैं, जैसे कि कोर्टिकोस्टेरॉइड्स जो हमारे ड्रग्स होते हैं, दवाइयाँ होती हैं, अगर उस तरीके की दवाई आप ज़्यादा मात्रा में ले रहे हैं। इंजरीज, किसी प्रकार की चोट वगैरह जब लग जाती है तो इसमें हमारा ये खतरे के फैक्टर होते हैं हमारे ग्लूकोमा के अंदर, ठीक है। तो भाई नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आ जाता है हमारी पैथोफिजियोलॉजी, ठीक है। तो वही पैथोफिजियोलॉजी के अंदर हम देखेंगे कि भी ये जो प्रॉब्लम है ये किस तरीके से धीरे धीरे हमारी ग्रो करती है। तो सबसे पहले इसमें क्या बताया है, हाइपर प्रोडक्शंस ऑफ द एक्वेमसस एंड द ऑब्स्ट्रक्शंस ऑफ आउटफ्लो। तो सबसे पहले क्या होगा, जो हमारा एक्वेसस हैमर्स जो है, यानी कि हमारा जो फ्लूड है उसका प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगा, हाइपर हो जाएगा, और उससे क्या होगा, जो आउटफ्लो है वो हमारा क्या हो जाएगा, उसके अंदर रुकावट आनी पैदा हो जाएगी। यानी कि जैसे जैसे फ्लूड जो है ज़्यादा बहाव होना स्टार्ट हो जाएगा, वैसे वैसे हमारा आउटफ्लो के अंदर दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो उससे क्या होगा, अब हमारा इंक्रीज हो जाएगा इंट्रासेलुलर प्रेशर, यानी कि फ्लूड बहुत ज़्यादा मात्रा में हो गया है और आउटफ्लो कम हो रहा है, उसमें रुकावट हो रही है, तो सारा एक ही जगह रुक गया। एक ही जगह रुकने से क्या हो गया है, हमारा जो इंट्रा ओकुलर प्रेशर जो होता है वो हमारा बढ़ गया है, ठीक है। तो वो प्रेशर बढ़ जाने की वजह से क्या होगा, इनहैबिटेड ब्लड सप्लाई टू ऑप्टिक नर्व एंड रेटिना। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें रुकावट पैदा हो जाएगी ब्लड सप्लाई, यानी कि ऑप्टिक नर्व और जो रेटिना होता है उसको ब्लड सप्लाई जो है वो कम होनी स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि वहाँ पर ब्लड सप्लाई नहीं होगी। और अगर ब्लड की सप्लाई नहीं हो रही है तो क्या हो जाएगा, टिश्यू बिकम एस्कैमिक। तो टिश्यूज कैसे बन जाएंगे, एस्कैमिक बन जाएंगे, और ग्रेजुअली लॉस ऑफ फंक्शन। एस्कैमिक का मतलब हो जाता है कि भाई ऐसी कंडीशन हो जाना जिसमें टिश्यूज़ के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो इसमें टिश्यूज जो है वो एस्कैमिक हो जाएंगे, और सामान्य तौर पर जो फंक्शन होता है उसमें कमी हो जाएगी। टिश्यू अपना फंक्शन, अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो नेक्स्ट हम इसके अंदर देखेंगे टाइप। तो हमारी टाइप कितनी होती है इसके अंदर, एक प्राइमरी ग्लूकोमा होता है और एक होता है हमारा सेकेंडरी। तो प्राइमरी जो ग्लूकोमा होता है उसकी पाई जाती है हमारी 2 टाइप्स। तो सबसे पहले हमारी हो जाती है ओपन एंगल ग्लूकोमा। तो ओपन एंगल ग्लूकोमा के अंदर हम क्या देखेंगे, इसके अंदर क्या होता है, इसमें जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है, सामान्य तौर पे इंक्रीज हो जाता है विदाउट प्रोड्यूसिंग पेन एंड विजुअल लॉस ऑफ द इंसिडेंस। तो इसके अंदर जो है प्रेशर जो है वो बढ़ता है, प्रेशर बढ़ने की वजह से कोई दर्द या कोई विजुअल लॉस जो है वो इतना ज़्यादा इसके अंदर नहीं होता है। विजन इम्पेयर्ड बाय द डैमेज ऑफ ऑप्टिक नर्व, और इसमें विजन में हानि हो जाती है ऑप्टिक नर्व के डैमेज हो जाने की वजह से, ठीक है। तो सेम टाइप ऑफ विजुअल लॉस हमारा किस में हो जाता है, इसमें रेयरली, जैसे आइज़ में नॉर्मल प्रेशर जब बढ़ जाता है तो सेम जो आइज़ के अंदर जो प्रेशर होता है या विजुअल लॉस जो होता है वो हमारा इसमें नॉर्मल प्रेशर के अंदर, नॉर्मल प्रेशर जब पड़ता है हमारा आइज़ के अंदर तो विजुअल लॉस जो है इसमें भी देखा जाता है, जिसको हम लो टेंशन ग्लूकोमा बोलते हैं। तो इसके अंदर भी हमारा विजन लॉस जो है थोड़ा सा हो जाता है, ठीक है। तो क्लोज एंगल ग्लूकोमा के अंदर क्या हो जाता है, इसमें अब्रप्ट राइज द प्रेशर ऑफ ड्यू टू सडन क्लोजर द एंगल बिटवीन द कॉर्निया एंड इरिस वेयर एक्वेमसस हैमर यूजुअली ड्रेन्स फ्रॉम द आइज। तो इसके अंदर जो प्रेशर होता है वो अचानक से बढ़ जाता है, ठीक है। तो अचानक से प्रेशर राइज होता है, अचानक से बढ़ जाता है। तो क्लोज एंगल जो है उसमें हमारा क्या होता है, कॉर्निया और जो इरिस होता है उसके अंदर हमारा एक्वेमसस हैमर यानी कि जो हमारा फ्लूइड होता है आइज के अंदर वो ड्रेन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो जैसे ही प्रेशर अचानक से बढ़ेगा तो अचानक से फ्लूइड की ड्रेनिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, स्त्राव जो है स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें हमारा क्या होगा, एक्म्पेंट्स बाय द पेन ऑफ मार्क्ड ब्लरिंग एंड विजन एसोसिएट विद द इन्फ्लेमेशंस एंड इंटीरियर सेगमेंट। तो इसमें जो हमारा इंटीरियर सेगमेंट है यानी कि अंदर वाला जो पार्ट है उसके अंदर जो है सूजन आनी स्टार्ट हो जाएगी, और जो हमारा विजन जो है वो ब्लर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें दर्द भी होगा, धुंधला दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा, और इसके अंदर जो अंदर वाला जो सेगमेंट होता है इसके अंदर ही नुकसान होगा, सारा दिखाई देना भी बंद होगा, सूजन भी हो जाएगी बिकॉज ऑफ फ्लूइड ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है इसके अंदर सेकेंडरी ग्लूकोमा। तो सेकेंडरी ग्लूकोमा जो है इसमें क्या होता है, इसमें इंक्रीज होता है आईओपी। आईओपी का क्या मतलब हो जाएगा, इंट्रा ओकुलर प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। उसके इंक्रीज हो जाने की वजह से क्या होगा, टिश्यूज़ के अंदर सूजन हो जाएगी, सूजन होगा तो आउटफ्लो जो हमारा एक्वेसस हैमर का होता है यानी कि ट्रेबेकुलर जो हमारा मैस वर्क होता है, यानी कि आउटफ्लो जो हमारा होता है एक्वेसस हैमर का, तो उसके अंदर दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाती है। जब वो आएगा तो उसमें हमारा क्या हो जाएगा, टिश्यूज़ के अंदर स्वेलिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी और इंट्रा ओकुलर प्रेशर जो है वो हमारा बढ़ जाएगा। तो ये हमारे 2 टाइप के ग्लूकोमा इसमें पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर जो हमारा सेकेंडरी है उसके और भी पॉइंट हो सकते हैं हमारे, नेक्स्ट देखेंगे इसमें हम। तो भैया अब हम इसमें देखेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के अंदर हमारी आ जाती हैं जैसे कि इंक्रीज आईओपी 21 mmH। तो इसमें हमारा जो इंट्राकुलर प्रेशर होता है वो इसके अंदर बढ़ जाता है, वो देखा जाएगा। डिफ़िकल्टी देखी जाएगी फोकसिंग,
कि भी आपको फोकस करने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। आइज़ को डिस्कम्फर्ट देखा जाएगा, आइज़ के चारों ओर जो जगह होती है अराउंड आइज़ जो डिस्कम्फर्ट महसूस होता है वो देखा जाएगा। नेज़्वा या मन मचलने का या उल्टियाँ आने की तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी देखी जाएगी। और इसमें जो ऑप्टिक नर्व डिस्क होती है उसकी कपिंग या फिर उसका पैलोर जो एरिया होता है उसके बारे में चेक किया जाता है। विजुअल फील्ड इफेक्ट यानी कि ब्लड विजन के बारे में देखा जाता है कि भी धुंधला तो नहीं दिखाई दे रहा है। डिफ़िकल्टी देखी जाती है कि भी लाइट यानी कि रोशनी में जो आइज़ होती है वो किस तरीके से एडजस्ट करने में कोई दिक्कत तो उनको नहीं आ रही है। सर दर्द होना, हेडेक देखा जाता है और ओकुलर पेन आइज़ की किसी भी प्रकार आइज़ भी किसी भी प्रकार का जो दर्द होता है वो सारा का सारा हमारा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के अंदर ये चीज़ें आ जाती हैं। नेक्स्ट इसमें दिया गया डायग्नोस्टिक एवल्यूशंस। तो डायग्नोस्टिक एवल्यूशंस के अंदर क्या देखेंगे इसमें? इसमें आ जाएगा हमारा ऑप्थोमिक्स जो एग्जामिनेशंस होते हैं। ऑप्थोलेमिक एग्जामिनेशंस के अंदर हमारी देखी जाती है एट्रोपी और कपिंग। तो इसमें सारी की सारी जो हमारी एट्रोपी यानी कि जो टिश्यूज़ का साइज़ वगैरह कम होना या बढ़ना या क्षय होना, हानि होना किसी चीज़ की, वो सारी की सारी इस टेस्ट के अंदर देखी जाती है। विजुअल फील्ड एग्जामिनेशंस किया जाता है, सारा का सारा जो हमारा विजुअल यानी कि दृष्टि का जो एरिया होता है उसका एग्जामिनेशंस किया जाता है। और हमारा स्लिट लैंप एग्जामिनेशंस किया जाता है जिसके अंदर जो जो हमारा बाहर का जो एरिया होता है, जो पेरिफेरल्स जो एरिया होता है उसमें कितना विजन लॉस है, वो चीज़ें देखी जाती हैं। टोनोमेट्री की जाती है, टेनोमेट्री में हमारा इंट्राओकुलर जो प्रेशर होता है उसके बारे में पता किया जाता है। तो ये सारे के सारे डायग्नोस्टिक एवल्यूशंस हैं, हमारे टेस्ट और एग्जामिनेशंस हैं, तो ये सारे के सारे किए जाते हैं। कॉम्प्लिकेशंस में कौन सी चीज़ें आ जाएगी? ऑप्टिक जो हमारी ट्रॉफी होती है एंड टोटल ब्लाइंडनेस, यानी कि बिल्कुल ही दिखाई देना बंद हो जाए या हमारी जो ऑप्टिक नर्व होती है उसके अंदर किसी प्रकार की हानि हो जाए तो वो हमारा जो है खतरनाक चीज़ों के अंदर यानी कि कॉम्प्लिकेशंस के अंदर शामिल होती हैं चीज़ें। तो नेक्स्ट आ जाता है हमारा मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें इसमें ली जाएंगी? तो सबसे पहले इसमें आ जाता है हमारा टॉपिकल मोइटॉइस आ जाता है। तो ये हमारे टॉपिकल मोइटॉइस के अंदर आ जाएगा पिलोकार्पिन्स। तो ये हमारे ड्रग्स होते हैं जो क्या क्या करते हैं, हमारे पीपल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और जो आउटफ्लो होता है उसको इंक्रीज करने का काम करते हैं। ठीक है, यानी कि जो प्यूपिल्स जो एरिया होता है उसको सिकोड़ते हैं और जो आउटफ्लो होता है उसको बढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा टॉपिकल जो हमारा एपाइनेफ्रिन होता है, ये हमारे एपिफ्रिन जो डोज होते हैं ये हमारे आउटफ्लो को बढ़ाने का काम करते हैं। टॉपिकल बेटा ब्लॉकर जो हमारे होते हैं ये हमारे टीमोलोल्स होते हैं। टीमोलोल्स में क्या हो जाता है, ये हमारा एक्वेमसस जो हैमर होता है यानी कि जो फ्लूइड होता है उसके सेक्रेशंस को बढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है, और ओरल हमारा कार्बोनिक जो जिसके अंदर हमारा एनहाइड्रस इनहेबिटर्स आ जाते हैं। ठीक है, तो ये मौखिक कार्बनिक हमारे इनहिबिटर्स होते हैं जो कि जिनका नाम होता है हमारा एकेटाजोल माइंड्स। तो ये हमारे सारे के सारे हमारे ड्रग्स होते हैं जो कि मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर आते हैं हमारे ग्लूकोमा की प्रॉब्लम्स के अंदर। तो सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर में इसकी जो चीज़ें आती हैं, तो सर्जिकल मैनेजमेंट में हमारी आ जाएगी कि लेज़र जो हमारी ट्यूबरकुलोप्लास्टी की जाती है लेज़र के द्वारा। तो इसमें क्या होगा, इसमें लेज़र का यूज़ किया जाएगा और इसमें करेक्ट किया जाएगा, ओपनिंग की जाएगी ट्यूबकुलर जो हमारा मैस वर्क होता है यानी कि इसमें छेद किया जाता है लेज़र के द्वारा। और ये क्यों किया जाता है? जब व्हेन आईओपी ऑफ द इनहेड क्वालिटी कंट्रोल बाय मेडिकेशन, जब कोई भी प्रॉब्लम या जिस तरीके की प्रॉब्लम है या इंट्राकुलर प्रेशर की जो प्रॉब्लम है, जब ये दवाइयों से कंट्रोल नहीं होती है तब ये जो लेज़र थेरेपी या लेज़र ट्रीटमेंट या लेज़र ऑपरेशन है ये किया जाता है। इसके द्वारा छेद किया जाता है हमारे ट्यूबुल जो हमारा ट्यूबकुलर्स जो मैस वर्क होता है उसके अंदर। ठीक है, और लेज़र इरिडोटोमी की जाती है। लेज़र इरिडोटोमी के अंदर क्या आ जाता है, इसमें हमारा इंजेक्शन किया जाता है इरिस के अंदर, यानी कि इरिस के अंदर चीरा लगाया जाता है। ठीक है, तो इरिस जो पार्ट होता है हमारा आइज़ का उसके अंदर जो है लगाया जाएगा चीरा। और चीरा लगाने के बाद जो है वो जो एक्वेमसस हैमर जो वहाँ पर इकट्ठा हो जाता है उसको निकाल दिया जाता है, रिलीज़ कर दिया जाता है एक्वेमसस हैमर को इरिस में चीरा लगाकर। तो ये हमारा सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर आता है। ठीक है, तो भाई आगे देखते हैं हम नर्सिंग मैनेजमेंट के कुछ मिलेगा या नहीं, आगे देखते हैं इसके अंदर। तो भैया अब हमारा इसके अंदर आ जाता है नर्सिंग मैनेजमेंट। ठीक है, तो नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर जो हमारी चीज़ें दी गई हैं इसके अंदर इस डिजीज़ के अंदर, यानी कि ग्लूकोमा के अंदर अगर नर्स जो देखभाल करेगी पेशेंट की तो वो किस तरीके से करेगी और किन किन चीज़ों का ध्यान रखेगी। तो नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर हमारे सारे यही पॉइंट आते हैं। तो इसमें आ जाता है हमारा एडमिनिस्ट्रेट पेन मेडिकेशंस एंड ऑर्डर। तो इसमें आपने जो कि ऑर्डर दी गई है हमारी मेडिसिन वगैरह, वो सारी की सारी आपने पेशेंट को देनी है। ठीक है, पेन के अकॉर्डिंग जिस तरीके का पेशेंट को पेन है और जिस तरीके से डॉक्टर ने एडवाइस दी है या डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है उस हिसाब से आपने मेडिकेशंस करना पेशेंट का। दूसरा, पेशेंट का जो इंट्राओकुलर प्रेशर होता है यानी कि आईओपी के नाम से जो जाना जाता है उसको आपने मॉनिटर करते रहना है कि कितना कम हो रखा है कितना ज़्यादा हो रखा है। ठीक है, नेक्स्ट आपने पेशेंट को इंस्ट्रक्शंस देने हैं फैमिली हाउ टू मॉडिफाई पेशेंट ऑफ द एनवायरनमेंट और सेफ्टी।
तो आपने सारे के सारे जो फैमिली है उसकी पेशेंट की, उसको भी सारी की सारी एजुकेशन देनी है, निर्देश देते रहना एनवायरनमेंट के प्रति और पेशेंट की सुरक्षा के प्रति। ठीक है, और अपने पेशेंट को सिखाना है कि भी वो साइन और सिम्टम देखने सीखे कि भाई उसे रिक्वायर है इमीडिएट मेडिकल अटेंशन सच एज द सडन विजन चेंज और आइज पेन। अगर आपको में किसी प्रकार का दर्द हो रखा है या फिर अचानक से विजन चेंज हो रहा है, धुंधला दिखाई दे रहा है, किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो रखी है, तो आप पेशेंट को सिखाएंगे कि भाई आप अगर इस प्रकार का कोई भी साइन और सिम्टम दिखाई देता है तो तत्काल आप अपने मेडिकल अटेंशंस दें, आप डॉक्टर को दिखाएं और तुरंत अपनी देखभाल लें। ठीक है, और क्लियर करें। तो नेक्स्ट, आफ्टर सर्जरी जो प्रोटेक्शंस होती है पेशेंट को, उसके जो इफेक्ट होते हैं हमारी आई में, वो सारी की सारी अप्लाई करें अच्छे से, पैचेज वगैरह हो जाए या आई शील्ड वगैरह हो जाती हैं उसकी वजह से या सर्जरी की वजह से, तो इन सभी चीज़ों का भी आपने ध्यान रखना है। मेंटेन करना है आपने इंट्रा ऑकुलर प्रेशर जो होता है वो सारा का सारा आप मेंटेन करके रखेंगे पेशेंट का अगेंस्ट कॉफिंग सीजनिंग प्रिवेंट इंक्रीज आईओपी। तो भाई अगर पेशेंट को खांसी आ रही है या छींक रहा है या फिर किसी प्रकार का प्रेशर उसका हो जाता है खांसने छींकने से या इन सब चीज़ों से, तो वो भी हमारा इंट्राओकुलर प्रेशर के अंदर ही आता है। तो जब हम खांसते छींकते तो ये भी हमारा प्रेशर जो है ये आइज़ के ऊपर पड़ता है। तो इसमें हमारा क्या कर रहा है, आपने अवॉइड करना है रिपीट मूवमेंट ऑफ द बैंडिंग। तो आपने जो पेशेंट की जो बैंड यानी कि झुकने की जो पोजीशंस होती है, बार बार जो झुकने की जो समस्या होती है उसको मिटाना है, उसको बोलना है कि आपको बार बार झुकना नहीं है। मिनिमाइज हमारा जो इंट्राओकुलर प्रेशर होता है, प्रोवाइड पोजीशन हेड जो होता है रेल एलिवेटेड 3 डिग्री एंड लाइंग ऑन द अनअफेक्टेड साइड। तो आपने क्या करना है, आपने जो पेशेंट की जो पोजीशन होती है 30 डिग्री सर ऊपर की तरफ आपने रखना है, और जो साइड होती है अनअफेक्टेड साइड जो होती है उससे अपने पेशेंट को बचाना है, इंट्राओकुलर प्रेशर्स को जो है वो मेंटेन करके रखना है। ठीक है, तो पेशेंट की सारी जो मूवमेंट्स है बैंड होने की या झुकने की, उन पर ध्यान देना है और अवॉइड करे पेशेंट झुकना। तो नेक्स्ट हमारे इसके अंदर आ जाता है यूज साइड रेल एज नीडेड। अगर पेशेंट को जो साइड रेलिंग जो होती है हमारी ज़रूरत के हिसाब से वो यूज़ ज़रूर करें ताकि पेशेंट उनका सपोर्ट ले सके। नेक्स्ट आपने एसेस करना है पेशेंट विद एक्टिविटीज़ एज नीडेड। अगर पेशेंट जो होता है उसको असिस्ट करना है कि अगर उसे ज़रूरत है तो वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ उससे कराएं। डिस्कस करना है अपने पेशेंट के साथ सारे के सारे सिम्टम अराइज टू आईओपी एंड विजुअल ऑफ द इम्पेयरमेंट। तो आपने सारा का सारा पेशेंट के साथ डिस्कस करना है। तो डिस्कस क्या करना है, सारे के सारे साइन हैं सिम्टम्स हैं हमारे, जैसे कि इंट्राओकुलर प्रेशर या फिर विजुअल के अंदर किसी भी प्रकार की कमी आ जाती है, तो वो सारी की सारी जो चीज़ें होती हैं वो आपने पेशेंट के साथ डिस्कस करने हैं। तो ये जो सारी की सारी चीज़ें होती है, सारे के सारी चीज़ें पेशेंट के साथ आप डिस्कस करेंगे। और टीच हाउ ऑफ द इंस्टीट्यूशंस ऑफ द आइज ड्रॉप एंड द रिप्लेस ऑफ बैंडेज। तो आपने बिल्कुल ध्यान रखना है और पेशेंट को सिखाना है कि उसने अपनी आंखों के अंदर आइज ड्रॉप कैसे डालना है, यानी कि दवाई कैसे डालनी है। ठीक है, और बैंडेज वगैरह जो रिप्लेस करनी है, यानी कि जो पट्टियाँ वगैरह हैं वो कैसे चेंज करनी है, तो वो सारी चीज़ों के बारे में पेशेंट को आप सिखाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने बताया कि पेशेंट मस्ट रिमेंबर दैट द ग्लूकोमा कैन नॉट बी क्योर्ड बट कैन बी कंट्रोल। तो भाई अपने पेशेंट को ज़रूर याद दिला देना है कि ग्लूकोमा जो है वो क्योर नहीं हो सकता है, उसे बिल्कुल ख़त्म नहीं किया जा सकता है, बस आप ग्लूकोमा को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपने इंस्ट्रक्शंस देने हैं पेशेंट को। पेरियोडिक आइज़ चेकअप की आपने अपनी लगातार, जैसे कि पेरियोडिक में हो जाता है कि सिस्टमेटिक चेकअप कराना, 15 दिन में करा रहे हो, महीने में करा रहे हो, 6 महीने में करा रहे हो, तो इस तरीके से पेरियोडिक चेकअप जो है डॉक्टर के बताए अनुसार आपने ज़रूर कराना है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है बिकॉज प्रेशर चेंज में भी ऑकर जो हमारा प्रेशर होता है इसका या हमारा आईओपी होता है, इंट्राओकुलर प्रेशर होता है, वो हमारा कम ज़्यादा होता है और चेंज होता रहता है। ठीक है, तो आप ये पेशेंट को ये चीज़ें सारी की सारी बता के चलोगे। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें और भी हो सकते हैं हमारे। तो भाई अब हम बात करेंगे इसमें नर्सिंग डायग्नोसिस के बारे में। तो नर्सिंग डायग्नोज के बस हमारे 4 ही पॉइंट हैं इसके अंदर। तो नर्सिंग डायग्नोज में इन्होंने बताया कि भी जो नर्स जो होती है जब असेसमेंट करेगी तो किन किन चीज़ों पर पहले ध्यान देगी। तो सबसे पहले वो ध्यान देगी एक्यूट पेन रिलेटेड टू इंक्रीज इन आईओपी। तो वही जो हमारा इंट्रा ओकुलर जो प्रेशर होता है अगर वो बढ़ रहा है और उससे रिलेटेड अगर पेन है किसी भी प्रकार का तो उस पर ध्यान जरूर देना है। नेक्स्ट इम्प्रेड विजुअल सेंसरी परसेप्शंस रिलेटेड टू डिजीज स्टेटस। तो आपने विजुअल सेंसरी जो हमारी जो चीज़ें होती है अगर उनमें किसी प्रकार की कमी आ रही है और बीमारी से रिलेटेड कोई स्टेटस है आइज़ की, यानी कि जो विजुअल सेंसरी में कमी आने की वजह से या कोई बीमारी की जो आइज़ की बीमारी की कोई भी समस्या है तो उसके बारे में ज़रूर ध्यान देंगे, वो ज़रूर देखेंगे आप कि क्या स्टेटस है। एंजाइटी फियर से रिलेटेड हमारी जो पोटेंशियल्स है लॉस ऑफ विज़न, तो हमारी दृष्टि के कमज़ोर होने की जो पोटेंशियल्स है उससे रिलेटेड अगर डर है, किसी प्रकार की कोई बेचैनी है तो उसकी वजह से हमारे हेल्थ स्टेटस जो ख़राब होता है, यानी कि मेंटल स्ट्रेस हम ले लेते हैं ज़्यादा, तो उसके बारे में भी ज़रूर ध्यान देंगे कि पेशेंट जो बहुत ज़्यादा चिंता तो नहीं कर रहा है अपनी आइज़ की समस्या को लेकर, तो आप उसकी काउंसलिंग कर सकते हैं, आप उसकी समस्या को कम कर सकते हैं। तो पेशेंट से आप खुल करके बात कर सकते हैं उसकी प्रॉब्लम के बारे में। नेक्स्ट उन्होंने बोला है नॉलेज डिफिसिट रिलेटेड टू डिजीज ऑफ द प्रोग्नोसिस या फिर
प्रोग्रेशंस एंड ट्रीटमेंट। तो आप वही नॉलेज की कमी देखना है, किससे रिलेटेड बीमारी से, उस बीमारी के फैलने से, उस बीमारी के तेज होने से, या वो बीमारी किस प्रकार की है, या इलाज कैसे होगा, कैसे मेरी आइज़ की समस्या दूर होगी। तो इन सभी चीज़ों से रिलेटेड अगर किसी प्रकार की अज्ञानता है पेशेंट के अंदर, और अज्ञानता के कारण फिर वो टेंशन्स भी लेता है, एंजाइटी और फियर भी इसी तरीके से हमारे हो जाते हैं। तो उन सभी चीज़ों के बारे में भी आप पेशेंट के साथ खुलकर बात करेंगे, उन्हें नॉलेज देंगे, और जिस भी चीज़ की उनकी ज़रूरत है मेंटली या साइकोलॉजिकली, तो आप उसको दूर करेंगे और उसे सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये थे हमारे नर्सिंग डायग्नोसिस ग्लूकोमा डिजीज़ के। तो मिलते हैं नेक्स्ट डिजीज़ में और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।